some of the questions asked by many students. बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया था 2 बार, एक बार रिवीजन भी कर लिया। नए बच्चों को भी हमने वीडियोस भेज दिए थे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, और उसके सारे टॉपिक की वीडियोस मैंने आप लोगों को लिंक भी भेज दिए और आप लोगों को सब क्लियर करा दिए थे। बट फिर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बताऊंगा कि हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन ए यानी कि किसी सेट ए में 17 एलिमेंट्स हैं, किसी सेट बी में 23 एलिमेंट्स हैं, और इनके यूनियन में, बच्चों आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन का बेसिक आइडिया है, 38 एलिमेंट्स हैं, और हम लोगों को सपोज फाइंड आउट करना है एन ए इंटरसेक्शन बी, या हमें फाइंड आउट करना है एन ए माइनस बी, या फिर हमको फाइंड आउट करना है एन बी माइनस ए। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम में भी मिलेंगे, तो आप लोगों को इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो सपोज करो हमें तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है और हमें ये तीन चीज़ गिवन हैं, तो हमें एक फॉर्मूले को रिकॉल करना पड़ेगा जो कि आप लोगों को बहुत कई बार बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं दोबारा बता रहा हूँ। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसकी हेल्प से हम इसको इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो वेन डायग्राम में भी मैंने बताया था ए यूनियन बी के 3 पार्ट होते हैं। मैं यहां पर आपको एक फिगर बना के दिखा रहा हूं। ए यूनियन बी के 3 पार्ट हैं, जिसमें से ये वाला पार्ट ए माइनस बी है, ये वाला पार्ट बी माइनस ए है, और ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि कॉमन पार्ट, बोथ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है ये, और इसको जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सपोज हमें एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो देखें हमारे पास बाकी चीजें तो पता ही हैं। एन ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ पर 38 डाल दी, एन ए की वैल्यू 17 है, एन बी की वैल्यू 23 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी की सपोज एक्स वैल्यू हमने मान ली। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। एक्स इस साइड आ जाएगा, 17 प्लस 23 इज 40 माइनस 38, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 आ गई। तो इस प्रकार हमारे लिए बहुत आसान है ये चीजें निकालना। सपोज करो हम सेकंड पार्ट निकालते हैं एन ए माइनस बी। आप यहां से वेन डायग्राम से देखें ए माइनस बी क्या है। पूरे ए में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दूं तो वो ए माइनस बी बन जाता है। तो एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए क्या दिया है हमें 17, ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला 2, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। अब इसी प्रकार अगर हम एन बी माइनस ए निकालें तो एन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज एन बी इज 23 एंड बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम होते हैं, इसमें 2 वैल्यू डाल देंगे तो आपको 23 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इन चीजों को 23 माइनस 2 दैट इज 21 मिल जाएगा। और इस रिजल्ट को आप बड़े आराम से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। देखिए ए माइनस बी क्या आया हमारे पास 15, तो यहाँ पर 15 रख दें। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 2,
तो यहाँ पर 2 रख दें, और बी इंटरसेक्शन ए कितना है 21, तो 15 प्लस 2 प्लस 21 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस को आप इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कुछ डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस नाउ। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज गिवन 40 and number of elements in A union B is given to you as 31, और हमको निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमको निकालना है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को बस छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, डिमॉर्गन्स लॉ। डू यू रिमेंबर डिमॉर्गन्स लॉ? यस, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही हमारा डिमॉर्गन्स लॉ था, और इसमें इसे नंबर ऑफ एलिमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ए यूनियन बी का डैश निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी दे रखा है, तो हमें पता है एन ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? जाहिर सी बात है एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। ये आपको लर्न करना है बच्चों। आपको मैंने बताया भी था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। यूजिंग दिस, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो यूनिवर्सल में से माइनस करके आ जाएगा, और यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं 40, और ए यूनियन बी कितना दिया है 31। तो आपको पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी का डैश 40 माइनस 31 9 आ गया। और अभी मैंने आपको बताया ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका मतलब सेम इज इक्वल टू एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ऐसे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, और इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। अभी हम डिस्कस करते हैं सम मोर प्रॉब्लम्स। हाँ, अब एक ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है, इन अ टाउन ऑफ 10,000 families it was found that 40% families buy newspaper A। 40% तो A न्यूज़पेपर पढ़ रही है, 20% न्यूज़पेपर B पढ़ रही हैं, 10% बाय न्यूज़पेपर C, और 5% न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं A और B दोनों, 3% न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं B और C, 4% पढ़ रही हैं A और C। If 2% buy all the 3 newspapers, find the families which buy A only, B only, none of B and C। Very very important question। First of all, we denote all these things in Venn diagram. Let P, Q and R denote the set of families who buy newspaper A, B and C respectively. Then we will write them in such a way, like here NP, that is it was found that 40% like newspaper A, so NP 40% of 10,000. Yes, what would be the value of 40% of 10,000? 4,000. Similarly, NQ, who buy newspaper B 20%, तो 20% कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। Similarly, NR, who read newspaper C 10%, and it is 1,000. 10% of 10,000 is 1,000. Now N P intersection Q, those who read newspaper A and B, and it is 5% of 10,000, that is 500. Similarly, N Q and R, Q और R, Q और R means B और C न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, और कितने हैं ये 3% बाय B एंड C, तो 3% 1,000 का 300 हो जाएगा। और नाउ N
P and R, P and R, ए और सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ए और सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 4%, तो कितना हो जाएगा 400. एंड फाइनली वी हैव टू चेक those who read all the three newspaper, those who read all the three newspaper, that is N P intersection Q intersection R. जो सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फाइनली वो हैं 2%. तो 2% ऑफ 10,000 विल बी 200. अब ये हमने एक डेटा इकट्ठा कर लिया. इस डेटा की हेल्प से हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे और उस वेन डायग्राम में हम लोग अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. देखिए हम कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम. तो देखिए हमने वेन डायग्राम बना लिया. अब इस वेन डायग्राम में हम लोगों को ये जो डेटा है इसको इंसर्ट करना है. ये डेटा किस प्रकार से इंसर्ट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है तब आप यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एकेडमिक्स में ज़्यादा नंबर के आएंगे तो आप लोगों को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है. लेकिन अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है तो वेन डायग्राम इज द बेस्ट मेथड. सो टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन you have to first of all insert most common part. See, 2% by all the 3 newspapers. So 2% means 2% वो लोग हैं जो सभी तरीके के न्यूज़पेपर को फाइंड आउट करते हैं. तो 2% आप सबसे पहले यहां पर वैल्यू डाल देंगे 200 मोस्ट कॉमन पार्ट आपको फिल करना है. उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि P इंटरसेक्शन Q में 500 वैल्यू है और P इंटरसेक्शन Q ये वाला पार्ट है और इसमें से आपने 200 वैल्यू ऑलरेडी डाल दी है. तो बची हुई 300 वैल्यूज आपको यहां पर इंसर्ट करनी पड़ेगी. आपने यहां पर 300 वैल्यू इंसर्ट की. इसी तरह से P और R, P and R, what is the common between P and R? 400. But out of 400, 200 we have already used. So हमने यहाँ पर 200 वैल्यू और डाल दी. अब आप देखेंगे Q और R, Q और R में 300 वैल्यू कॉमन है. 200 हम पहले ही डाल चुके हैं तो यहाँ पर वैल्यू आपने 100 डाल दी. तो अब आपने मोस्ट कॉमन पार्ट फिल कर दिया, फिर उसके बाद डबल में जो कॉमन थे उनको फिल किया. अब एक्सक्लूसिवली हम पार्ट को फिल करेंगे. आप देखेंगे P में हमारे पास 4000 एलिमेंट होने चाहिए. बट आउट ऑफ 4000 एलिमेंट 3 + 2 5 and +2 7, 700 एलिमेंट वी हैव ऑलरेडी गॉट. सो व्हाट लेफ्ट 3300 हमारा यहां पर बच गया. इसको हमने यहां पर फिल कर दिया. इसी प्रकार Q में हमारे पास 2000 वैल्यूज होनी चाहिए. 2000 में से 3 2 5 and 1 600 वैल्यू हमने ऑलरेडी डाल दी. तो बची हुई वैल्यू है 41400 1400. इसी प्रकार R में 1000 वैल्यू होनी चाहिए. 1000 में से 2 and 2 5 and 1 4 500 ऑलरेडी डाल चुके. तो आपको 500 वैल्यू यहां पर डालनी पड़ेगी. तो अब आप देखेंगे कि आपने सारी वैल्यूज डाल दी हैं. अब आपको इसमें से अपने बचे हुए आंसर निकालना है. अब आप जब इनका सबका सम करते हो, इन सब पार्ट का जितने भी आपने फिल कर दिए इन सब का आप जब सम करोगे 4000 + 1400 + 100 + 500 इट गिव्स यू 6000. और कितनी फैमिलीज थी 10,000. तो 6000 में से आपका 10,000 में से 6000 सब्ट्रैक्ट करके 4000 ऐसे लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते. नाउ लेट अस आंसर इट वन बाय वन. ए ओनली, ए कितने पढ़ते हैं ए ओनली, बिकॉज हमको इसमें कॉमन पार्ट नहीं लेना है. तो ए ओनली पढ़ने वाले 3300 पीपल हैं. सपोज करो हमें बी ओनली निकालना है तो बी ओनली क्यू पार्ट कितने लोग हैं हमारे जो सिर्फ बी पार्ट पढ़ते हैं. यस 1400. तो इसका आंसर 1400 होगा. और अगर हमें सी ओनली भी निकालना होता तो हम यहां से 500 निकाल सकते थे. और थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का है नन ऑफ ए बी एंड सी, जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ता, दैट इज 4000. So this is the way to solve a given question by the method of
Venn diagram. Very very important method it is. You have to learn, you have to solve question by this method. Now we will discuss some more questions related to algebra of sets. Now ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पहले भी पूछा, अब भी पूछ रहे हैं. इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं. इसमें है by the using of properties of set prove that A is subset of B if and only if B is subset of A dash. यहाँ पर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको if and only if या इसे कई बार हम IFF भी लिख देते हैं. आपको इसका मतलब पता होना चाहिए. क्या मतलब है if and only if लिखने से? क्या अभिप्राय है इसका? मतलब ये है कि आपको अगर ये गिवन है तो ये प्रूफ करना है, ये गिवन है तो ये प्रूफ करना है. म्यूचुअल, बोथ साइड इंप्लाइज. इफ एंड ओनली इफ मीन्स बोथ साइड इंप्लाइज. सो लेट अस प्रूव इट, लेट अस सॉल्व इट. अगर ए बी का सबसेट है तो हमें पता है कि ए टोटली कंटेन हो जाएगा बी के अंदर. तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? ए. अगर ए बी का सबसेट है तो ए ही तो कॉमन होगा ए और बी में. तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. इट मीन्स बोथ साइड इंप्लाइज. तो बोथ साइड इंप्लाइज के लिए हम इफ लिख सकते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए और ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी. इट इज बोथ साइड ट्रू. सो यू कैन से इफ बोथ साइड इंप्लाइज. लेट अस टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस. ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश. We all know De Morgan's law. So De Morgan's law क्या होता है? A intersection B dash is equal to A dash union B dash और is equal to A dash. अब आप यहां पर देखेंगे कि इन दो चीजों के यूनियन को करने के बाद ये चीज मिल रही है. हमें पता है कि किसी सेट को अगर किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन करने पर वही सेट आ जाए तो इसका मतलब वो उसका सबसेट है. भाई ए डैश और बी डैश का यूनियन ए डैश है, यानी इन दोनों को ज्वाइन करके भी ए डैश ही मिला. तो इसका मतलब बी डैश इज टोटली कंटेन्ड इन ए डैश यूनियन बी डैश. तो इसका मतलब ए डैश बी डैश को भी अपने अंदर कंटेन करता है. तो बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश. ये बोथ साइड इंप्लाइज में बहुत आसान है और आप लोग इसे बड़े आराम से कर सकते हो, इसको बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो. चाहो तो मैं इसका एक और मेथड भी बता सकता हूं, बट आई थिंक इट इज इनफ. ओके, सो वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. यहां पर गिवन दैट ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5. A union X is equal to B union X are equal where A and B are two given set. ठीक है. Now let us start with A. हमें पता है कि A के साथ अगर phi को यूनियन कर दिया जाए तब भी वो A ही रहेगा. तो A is equal to A union phi. अब इसको B में कन्वर्ट करने के लिए हम phi का B इंटरसेक्शन X वाली वैल्यू ले लेते हैं. A union phi की जगह हम क्या ले सकते हैं? बी इंटरसेक्शन एक्स. फाई की जगह हमने बी इंटरसेक्शन एक्स ले लिया जो हमें गिवन था. नाउ वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हमें पता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब हम यहां पर यूज करेंगे और हमें मिल जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के बाद अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस यूज ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स. इट इज गिवन टू यू. सो ए यूनियन बी यू कैन राइट हेयर इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स. नाउ लेट अस यूज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूट में बदल जाते हैं एंड इट इज कम्यूटेटिव. Using commutative property, it gives you A union B intersection X union B. यहां पर हमने B union X में commutative property यूज कर ली. commutative property अगर आपको ध्यान हो
ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आप रिवर्स कर सकते हो इन दोनों के ऑर्डर को, और फिर से दोबारा हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। एक तरीके से रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसे एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। इसमें यूनियन बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। एंटी डिस्ट्रीब्यूटिव कहने की बजाय हम इसको कहते डिस्ट्रीब्यूटिव ही हैं। तो ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी। नाउ हमें पता है ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, शुरू में ही दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन एक्स गिवन है फाई के, तो फाई यूनियन बी एंड दिस इज इक्वल टू बी। तो यही हमें प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको करना है, और जब भी आप इसे करेंगे आपको साइड में प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी पड़ेगी। हमने प्रॉपर्टी क्या क्या यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन रिवर्स वे।